हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका स्वागत है लाइब्रेरी ऑफ बुक्स में। आज हम जानेंगे स्मार्टर फास्टर बेटर किताब के बारे में, जिसे लिखा है चार्ल्स डुहिग ने। हर दिन हम खुद से ये सवाल पूछते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट वैसा क्यों नहीं मिल रहा जैसा चाहिए था। कुछ लोग कम मेहनत में भी बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, जबकि हम उलझे रहते हैं काम की भीड़ में। ऐसा क्या है जो उन्हें अलग बनाता है? जवाब है उनका सोचने और काम करने का तरीका। ये ऑडियो बुक उसी सफर पर ले जाएगी जहां आप सीखेंगे कि स्मार्ट डिसीजंस कैसे लें, खुद को मोटिवेट कैसे रखें, गोल्स को अचीव करने की सही स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है और कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बिना थके नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। राहुल एक साधारण सा लड़का है जो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। हर सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, पूरे दिन काम करता है और फिर थका हारा घर लौट आता है। उसका दिन एक जैसे कामों में बीतता है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन सा रहता है। वो बार बार सोचता है कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, लेकिन एनर्जी ही नहीं आती। अंदर से कुछ टूट सा गया है। ऑफिस में रोज बॉस की बातें सुननी पड़ती हैं, ढेर सारे ईमेल मीटिंग्स और वही पुराना रूटीन। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि वो सिर्फ काम कर रहा है, जी नहीं रहा। ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई सेटिस्फैक्शन। एक दिन कंपनी में बदलाव आता है, एक नया प्रोजेक्ट आता है और उसके साथ नया मैनेजर भी। वो राहुल से कहता है, अब ये प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में है। क्या करना है, कैसे करना है, सब तुम तय करो। शुरुआत में राहुल डर जाता है। उसे लगता है कि वो कुछ गड़बड़ कर देगा, सब बिगड़ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब वो खुद डिसीजंस लेने लगता है, तब उसे काम में मजा आने लगता है। वो रात को बैठकर खुद प्लानिंग करता है, अपनी टीम से खुलकर बात करता है और हर छोटे बड़े फैसले में खुद को शामिल महसूस करता है। राहुल को पहली बार समझ में आता है कि असली मोटिवेशन क्या होता है। वो कोई बाहर से मिलने वाली तारीफ या सैलरी नहीं होती, बल्कि वो एक एहसास होता है कि जो काम मैं कर रहा हूं उस पर मेरा पूरा नियंत्रण है। जब आपको किसी चीज का मालिकाना महसूस होता है तो आपका मन खुद ब खुद उसमें लगने लगता है। मोटिवेशन कोई जादू नहीं है। ये तब आता है जब हमें लगे कि हमारे किए हुए काम का कोई मतलब है और हमारे फैसले खुद हमारे हाथ में हैं। जब आप अपने हर दिन के काम को बस पूरा करने की जगह खुद से जोड़ लेते हो, तब आपका मन उसे लेकर जागरूक हो जाता है। अगर आप आज खुद को थका हुआ, बेमन या डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे हो, तो एक बार खुद से पूछो, क्या मैं अपने काम को खुद डिसाइड कर रहा हूं? क्या मैं बस किसी और के कहे अनुसार काम कर रहा हूं, या उसमें मेरी खुद की सोच, मेरी मर्जी भी शामिल है? शुरुआत छोटी हो सकती है, जैसे अपने दिन का टाइम कैसे मैनेज करना है, किस काम को पहले करना है, या किसी मीटिंग में अपनी राय रखना। जब आप छोटे डिसीजंस खुद लेना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे आप अपने काम को लेकर ओनरशिप महसूस करने लगते हो, क्योंकि असली आग बाहर से नहीं आती, उसे अंदर से जलाना पड़ता है। और वो तब जलती है जब आप खुद को जिम्मेदारी देते हो, जब आप कहते हो, ये मेरा काम है और मैं इसे अपने तरीके से करूंगा। वहीं से शुरू होती है वो इनर ड्राइव जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। नेहा एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो अपनी टीम को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। जब उसे ये जिम्मेदारी मिली तो उसे लगा कि उसकी टीम तो बेस्ट है, सब हाईली स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड और इंटेलिजेंट लोग हैं। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे समझ आ गया कि सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता। टीम की मीटिंग्स अक्सर अजीब होती थीं। कुछ लोग बहुत बोलते थे, बाकी चुप रहते थे। कोई किसी की बात काट देता तो कोई अपने आइडियाज शेयर करने से पहले 10 बार सोचता। कई बार नेहा को लगता कि टीम में जो भी कंफ्यूजन हो रहा है उसका हल सिर्फ प्रोसेस बदलने से हो जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा वो सिस्टम्स ठीक करने की कोशिश करती, उतना ही माहौल ऑकवर्ड बनता गया। एक दिन वो बैठकर सोचती है कि आखिर दिक्कत कहां है। सब लोग इंडिविजुअली स्ट्रांग हैं, फिर भी मिलकर काम क्यों नहीं कर पा रहे। उसी वक्त उसकी नजर अपने पुराने एक नोटबुक पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है, हर टीम को काम करने के लिए सबसे पहले एक सेफ स्पेस चाहिए। वहीं से वो कुछ नया आजमाती है। अगली मीटिंग में वो सबसे पहले कहती है, इस बार हर कोई बोलेगा और कोई किसी की बात नहीं काटेगा, कोई भी आइडिया गलत नहीं है। शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, लेकिन धीरे धीरे लोग खुलने लगते हैं। जो लोग हमेशा चुप रहते थे
वो भी अब अपने सुझाव देने लगते हैं। कुछ हफ्तों में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। नेहा को समझ आ गया था कि स्मार्ट टीम्स वो नहीं होती जिनमें सबसे ज्यादा एक्सपर्ट्स हों। स्मार्ट टीम्स वो होती हैं जहां हर सदस्य को यह भरोसा हो कि वो अपनी बात कह सकता है और उसकी बात को सुना जाएगा। इस तरह की जगह को कहते हैं प्रायोगिक सेफ्टी। जब टीम का हर सदस्य यह महसूस करता है कि उसे जज नहीं किया जाएगा, तब वो दिल खोलकर काम करता है। ऐसे माहौल में गलती करने का डर नहीं होता, और जब डर नहीं होता तभी इनोवेशन होता है। स्मार्ट टीम बनाने का मतलब है ऐसा कल्चर बनाना जहां एम्पैथी हो, सुनने की आदत हो और हर किसी की पार्टिसिपेशन हो, जहां बॉस हर डिसीजन खुद न लेकर लोगों से पूछे तुम्हारा क्या मानना है। ऐसी जगह पर ही लोग ओनरशिप लेते हैं और टीम एक फैमिली की तरह बनती है। नेहा की टीम अब पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट और कॉन्फिडेंट हो गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब हर कोई खुलकर कंट्रीब्यूट करता है। जब टीम के हर सदस्य को इंपॉर्टेंस मिलती है तो वो सिर्फ काम नहीं करता, वो उस काम को अपना समझकर करता है। और यही है किसी स्मार्ट टीम की असली ताकत। कबीर एक यंग लड़का है जो पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। बचपन से ही उसे आसमान में उड़ते प्लेन्स को देखने का बहुत शौक था। अब जब वो कॉकपिट में बैठता है तो एक सपना सच होता लगता है, लेकिन सपनों की ये उड़ान इतनी आसान नहीं थी। पायलट ट्रेनिंग में कई सारे टेक्निकल लेसन होते हैं, पर कबीर की सबसे बड़ी मुश्किल थी ध्यान केंद्रित करना। जब भी फ्लाइट सिमुलेटर में बैठता, उसका ध्यान छोटी छोटी चीजों में भटकने लगता। रेडियो की आवाज, इंस्ट्रूमेंट्स की लाइट्स या फिर ट्रेनर की बातें। कई बार वो एक छोटा सा डिटेल मिस कर देता जो किसी भी रियल फ्लाइट में जानलेवा हो सकता था। एक दिन उसके ट्रेनर ने उसे साइड में बुलाया और कहा, फोकस कोई गिफ्ट नहीं होता, ये एक स्किल होती है और हर स्किल की तरह इसे भी ट्रेन करना पड़ता है। बस वहीं से कबीर की सोच बदल गई। अब उसने हर ट्रेनिंग से पहले खुद को मेंटली तैयार करना शुरू किया। वो मन ही मन इमेजिन करता कि फ्लाइट के दौरान क्या क्या हो सकता है, कौन सी गलती कहां हो सकती है और वो उन पर कैसे रिएक्ट करेगा। इसे कहते हैं मेंटल रिहर्सल। जब आप कोई काम करने से पहले ही दिमाग में उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो। धीरे धीरे कबीर का दिमाग डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना सीख गया। अब अगर कॉकपिट में कोई सिग्नल ब्लिंक करता तो भी वो पैनिक नहीं करता। उसका ध्यान हर उस चीज पर रहता जो जरूरी थी और वो नॉन इंपॉर्टेंट चीजों को बैकग्राउंड में छोड़ देता। उसकी फोकस करने की स्किल शार्पन होती गई। असल में आज की दुनिया में फोकस करना सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। हर जगह नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, कॉल्स और सोशल मीडिया हमारी अटेंशन खींचने की कोशिश करते हैं। हम मल्टीटास्किंग में इतना खो गए हैं कि असल में किसी एक काम पर पूरा ध्यान देना भूल गए हैं। पर सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी का दुश्मन है। जो लोग सच में असरदार काम करते हैं वो जानते हैं कि फोकस ही सबसे बड़ा हथियार है। कबीर की तरह अगर हमें भी अपने फोकस को ट्रेन करना है तो सबसे पहले अपने अटेंशन को गाइड करना सीखना होगा। जब आप कोई काम कर रहे हो तो दिमाग को खुद से यह कहना होगा, अभी सिर्फ यही जरूरी है, बाकी सब बाद में। इसका एक तरीका है एनवायरनमेंट को साफ और डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाना। दूसरा तरीका है अपने माइंड को हर दिन थोड़ी देर के लिए सिंगल टास्किंग की आदत डालना। और तीसरा तरीका है हर काम से पहले मानसिक तैयारी होना कि आपको किस चीज पर ध्यान देना है। फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगा। बस आपको उसे रोज थोड़ी अटेंशन देनी होगी, क्योंकि असल कमाल तब होता है जब आप किसी एक चीज में पूरी तरह डूब जाते हो। वही अटेंशन आपको एवरेज से एक्स्ट्रोऑर्डिनरी बना सकता है। रितु एक मेहनती लड़की है जो हर साल जनवरी आते ही एक नया रेजोल्यूशन बनाती है। इस बार फिटनेस पर पूरा ध्यान देना है। जिम की मेंबरशिप भी लेती है, डाइट प्लान बनाती है और एक शाइनी नया डायरी भी, जिसमें वो अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने वाली होती है। पहले हफ्ते में मोटिवेशन हाई रहता है, दिन की शुरुआत जिम से होती है, खाना भी संतुलित होता है। लेकिन तीसरे हफ्ते में सब बिखरने लगता है। एक दिन जिम नहीं जा पाई, फिर डाइट टूट गई और फिर वही पुराना गिल्ट, मैं से तो नहीं हो पाएगा। और फिर अगली जनवरी तक सब वापस वहीं आ जाता है। असल में रीतू ने जो गोल बनाया था वो स्मार्ट था, स्पेसिफिक, मीजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। फिर भी वो टिक नहीं पाया। तो गलती कहां थी? सच ये है
कि स्मार्ट गोल्स सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन अकेले वो काफी नहीं होते। अगर गोल आपकी डेली आइडेंटिटी और सोच से जुड़ा नहीं है तो वो बस एक अच्छा सा सपना बनकर रह जाता है। रितु ने खुद से ये नहीं पूछा था कि मैं ये क्यों करना चाहती हूं। उसका मकसद सिर्फ वेट कम करना नहीं था, वो अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करना चाहती थी, अपने शरीर से खुश होना चाहती थी। लेकिन जब गोल सिर्फ किलोस कम करने पर फिक्स हो जाता है तो असली मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जब हम गोल बनाते हैं तो सिर्फ ये सोचना काफी नहीं होता कि मुझे क्या करना है, बल्कि हमें यह भी सोचना होता है मैं कौन बनना चाहती हूं। अगर आपका गोल है हर महीने एक किताब पढ़नी है तो आपको खुद को एक रीडर की तरह देखना होगा। जब आप खुद को कहते हो मैं वो इंसान हूं जो रोज कुछ न कुछ पढ़ता है, तब यह हैबिट आपके बिहेवियर में खुद ब खुद शामिल हो जाती है। गोल सेटिंग का असली जादू तब होता है जब आप सिर्फ रिजल्ट्स पर नहीं बल्कि आइडेंटिटी और सिस्टम पर ध्यान देते हो। हर बड़ा चेंज एक छोटे स्टेप से शुरू होता है, लेकिन वो स्टेप तभी टिकता है जब वो आपकी सोच का हिस्सा बन जाए। रितु ने बाद में अपनी स्ट्रैटेजी बदली। इस बार उसने खुद से वादा किया, मैं हर दिन सिर्फ 15 मिनट वॉक करूंगी, चाहे कुछ भी हो। कोई प्रेशर नहीं, बस कंसिस्टेंसी। और कुछ ही महीनों में उसका रूटीन सेट हो गया। शरीर भी बदला और सोच भी, क्योंकि अब गोल किसी टारगेट का पीछा करना नहीं था, बल्कि उस इंसान की तरह जीना था जो एक्टिव और हेल्थी रहना चाहता है। तो जब अगली बार आप कोई गोल बनाओ तो खुद से यह सवाल जरूर पूछो, क्या यह गोल मेरे अंदर की आइडेंटिटी से जुड़ा है? क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो ये हासिल करना चाहता है? स्मार्ट गोल्स जरूरी है, लेकिन उनसे आगे भी एक दुनिया है जहां आपका मकसद सिर्फ रिजल्ट नहीं होता, बल्कि उस जर्नी में ग्रो करना होता है। और जब आप उस रास्ते पर कंसिस्टेंसी से चलते हो तो मंजिल अपने आप करीब आती जाती है। वरुण एक प्राइवेट कंपनी में एनालिस्ट की नौकरी करता है। दिन भर डेटा देखना, रिपोर्ट बनाना और हर हफ्ते अपने सीनियर्स को प्रेजेंटेशन देना उसका रूटीन है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है वो घबरा जाता है। चाहे वो किसी प्रोजेक्ट में निवेश करने का मामला हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई निर्णय, वरुण को हमेशा लगता है कि कहीं वो गलत ना हो जाए। उसे रातों की नींद उड़ जाती है। दिमाग में तरह तरह के सवाल घूमते रहते हैं। क्या मैंने सारी पॉसिबिलिटीज देखी? क्या कोई रिस्क मिस तो नहीं हो गया? क्या ये मौका जाने देना चाहिए या पकड़ लेना चाहिए? वो हर डिसीजन को इतनी बार सोचता है कि कभी कभी समय ही निकल जाता है और वो कुछ भी फाइनल नहीं कर पाता। वरुण जैसी हालत हम सबकी होती है। डिसीजन लेना आसान नहीं होता क्योंकि उसमें डर जुड़ा होता है। गलती का डर, नुकसान का डर या फिर दूसरों की नजरों में गलत साबित होने का डर। असल में बेहतर फैसले लेने की शुरुआत क्लैरिटी से होती है। जब तक हमारे पास सारी जरूरी जानकारी साफ नहीं होती तब तक डिसीजन लेना बोझ जैसा लगता है। सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि हम किस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हम गलत सवाल का जवाब ढूंढ रहे होते हैं। वरुण को एक सलाह दी गई, किसी भी फैसले को एक कहानी की तरह देखो। मतलब अगर तुम आज ये फैसला लेते हो तो उसका आगे क्या असर होगा? 2 साल बाद पीछे मुड़कर देखने पर यह फैसला कैसा लगेगा? इस अप्रोच को कहा जाता है मेंटल टाइम ट्रेवल। जब हम अपने फैसलों को लंबी दूरी से देखते हैं तो उनका असली असर समझ पाते हैं। इसके अलावा एक और जरूरी चीज होती है दूसरों की राय लेना, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों की जिनका नजरिया साफ हो और जो आपके भले के लिए सोचते हों। बहुत बार हम ऐसे लोगों से पूछते हैं जो खुद कंफ्यूज रहते हैं या फिर डर के चलते हमेशा सेफ ऑप्शन की सलाह देते हैं। याद रखो, अच्छा फैसला लेने के लिए बोल्ड सोचना भी उतना ही जरूरी है जितना केयरफुल रहना। वरुण ने धीरे धीरे एक तरीका बनाया। वो हर बड़े डिसीजन से पहले 3 सवाल खुद से पूछता है। मैं किस डर से बचने की कोशिश कर रहा हूं? अगर यह फैसला उल्टा चला गया तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? अगर सब ठीक रहा तो मैं क्या हासिल कर सकता हूं? इन 3 सवालों से उसे क्लैरिटी मिलने लगी। वो अब परफेक्ट डिसीजन लेने की कोशिश नहीं करता, बल्कि स्मार्ट डिसीजन लेने की आदत बना चुका है। कई बार फैसला लेना मतलब होता है आगे बढ़ना, भले ही रास्ता पूरी तरह साफ न हो।
कोई भी रास्ता 100% सेफ नहीं होता, लेकिन सोच समझ कर लिया गया फैसला जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता बना देता है। तो अगली बार जब आप किसी बड़े या छोटे डिसीजन के सामने खड़े हों तो डरिए मत। डर को पहचानिए, सवालों को साफ कीजिए और सोचिए कि लॉन्ग टर्म में यह फैसला आपकी लाइफ को किस दिशा में ले जा सकता है, क्योंकि अच्छे फैसले सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल और सोच की क्लैरिटी से लिए जाते हैं। आयुषी एक डिजाइनर है जो एक बड़ी मीडिया कंपनी में काम करती है। उसके ऊपर हर हफ्ते नया कंटेंट बनाने का दबाव होता है। कभी सोशल मीडिया कैंपेन्स, कभी एड क्रिएटिव्स, कभी प्रेजेंटेशन डेक्स। शुरुआत में उसे यह सब बहुत एक्साइटिंग लगता था, लेकिन कुछ महीनों बाद वो खुद को एक ही सवाल के साथ जूझते हुए पाती है, अब नया क्या करूं? हर आइडिया या तो पुराना लगता है या बहुत सिंपल। उसे लगने लगता है कि क्रिएटिविटी एक नेचुरल गिफ्ट है जो लोगों के पास होती है या नहीं होती। लेकिन सच ये है कि क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं, बल्कि एक सोचने का तरीका है और उस तरीके को प्लान किया जा सकता है। आयुषी को एक सीनियर कॉलीग ने कहा, आइडियाज अचानक आसमान से नहीं गिरते, उन्हें बुलाना पड़ता है, और उन्हें बुलाने का सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रक्चर्ड केओस। अब यह सुनने में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मतलब था सिंपल। जब आप थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ा कंफ्यूजन को एक साथ मैनेज करते हो तो आइडियाज उभरते हैं। आयुषी ने अपने रूटीन में बदलाव किया। उसने ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए फिक्स टाइम रखा, जहां टीम के हर सदस्य को बिना किसी फिल्टर के अपनी सबसे रैंडम सोच रखने की छूट थी। वो हर हफ्ते एक नया कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करती, भले ही वो इमीडिएटली यूजफुल ना हो। वो पुराने प्रोजेक्ट्स के पीछे का प्रोसेस दोबारा देखती, रेफरेंस फाइल्स बनाती और सबसे जरूरी, वो बोर्डम को अलाउ करती। क्रिएटिविटी अक्सर तब आती है जब आपका माइंड आइडल होता है और आप कुछ एक्टिवली सोच नहीं रहे होते, जैसे शावर में, वॉक्स पर, या जब आप चुपचाप बस लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हो। उस समय दिमाग कनेक्शंस बनाता है जिनके बारे में कॉन्शियसली सोचना मुश्किल होता है। आयुषी ने यह भी समझा कि क्रिएटिविटी अकेले होने का खेल नहीं है। जब आप दूसरों से फीडबैक लेते हो, अलग अलग तरह के लोगों से बात करते हो, तो आपकी सोच एक्सपैंड होती है। इनोवेशन हमेशा कोलैबोरेशन से बढ़ता है। और हां, एक जरूरी लेसन था, हर आइडिया पर इमीडिएटली काम करना जरूरी नहीं होता। कई बार अच्छे आइडियाज को थोड़ा पकने देना चाहिए, उन्हें सोचने दो, इवॉल्व होने दो। बस उन्हें कहीं लिख लो, ट्रैक में रखो और धीरे धीरे उन्हें शेप दो। अब आयुषी जब किसी प्रोजेक्ट पर काम करती है तो उसका पहला सवाल होता है, क्या मैं इसे पुराने तरीके से कर रही हूं? अगर हां, तो वो खुद को एक चैलेंज देती है, कुछ नया ट्राई करने का, चाहे वो लेआउट हो, टोन हो या तरीका। क्रिएटिविटी का मतलब है नोन चीजों को नए तरीके से देखना, और यह तभी पॉसिबल है जब आप खुद को कंफर्ट जोन से बाहर ले जाओ, जब आप प्लानिंग और प्लेफुलनेस को साथ लेकर चलते हो। इनोवेशन कोई वन टाइम स्पार्क नहीं, बल्कि रोज की प्रैक्टिस है। और जब आप इसे एक हैबिट बना लेते हो, तब आप सिर्फ अच्छे काम नहीं करते, आप ऐसे काम करते हो जो याद रखे जाते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपके पास नए आइडियाज नहीं आ रहे, तो सोचिए, क्या आपने खुद को एक्सप्लोर करने की इजाजत दी है? क्या आप अपने मन की सुन रहे हो या बस डेडलाइंस के पीछे भाग रहे हो? क्योंकि असली क्रिएटिविटी वहीं से निकलती है जहां लॉजिक और इमेजिनेशन एक ही टेबल पर बैठकर चाय पीते हैं। राकेश एक नए नए प्रोमोटेड टीम लीडर हैं। पहले वो एकदम फ्रंट फुट पर काम करने वाले एम्प्लॉई थे, जो टास्क दो, बिना बोले पूरा करके दे दो। लेकिन अब जब वो लीडरशिप की पोजीशन पर है, तो उन्हें समझ आ रहा है कि खुद काम कर लेना और दूसरों से काम करवाना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। शुरुआत में उन्हें लगता था कि बस काम असाइन कर दो, डेडलाइन दो और रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वो नोटिस करने लगते हैं कि टीम मेंबर्स का एंथुसियाज्म कम है, काम अक्सर डिले होता है, और जब भी राकेश कुछ कहते हैं, लोग चुपचाप सुनकर हाँ में सिर हिलाते हैं, लेकिन असल में एंगेजमेंट जीरो रहती है। एक दिन उनकी टीम का एक प्रोजेक्ट पूरी तरह डिले हो जाता है और बॉस सीधा राकेश को बुलाकर पूछता है, तुम मैनेज कर रहे हो या बस टास्क बांट रहे हो? उसी दिन राकेश बैठकर खुद से सवाल करता है, मैंने आखिर गलती कहां की? असल में लोगों से स्मार्ट काम करवाना एक आर्ट है
सिर्फ कमांड देना काफी नहीं होता। जो टीम लीडर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता है वो एक मैनेजर हो सकता है, लेकिन जो टीम को ओनरशिप देता है वही असली लीडर बनता है। राकेश ने एक बदलाव की शुरुआत की। अब वो हर मीटिंग में एक काम करता, टीम के हर मेंबर से इंडिविजुअली पूछता, तुम्हारा ओपिनियन क्या है? तुम्हें क्या लगता है इस प्रोजेक्ट को कैसे बेटर बनाया जा सकता है? शुरुआत में लोग सरप्राइज हुए, क्योंकि उन्हें यह आदत नहीं थी कि कोई उनकी राय मांगे। लेकिन जैसे जैसे ये अप्रोच दोहराई गई, लोग खुलने लगे। अब हर व्यक्ति अपने हिस्से का काम सिर्फ कंप्लीट नहीं करता, बल्कि उस पर सोचता भी है, क्योंकि जब कोई अपने आइडिया पर काम करता है तो वो उसे अपना समझता है, और जब ओनरशिप होती है तो काम में सिंसेरिटी अपने आप आ जाती है। राकेश को यह भी समझ में आया कि लोगों को गाइड करने के लिए जरूरी है कि उन्हें यह महसूस हो कि वो खुद कैपेबल हैं। इसलिए उसने कमांड देना बंद किया और कोचिंग शुरू की। अब वो टीम में किसी से कहता, मैं चाहता हूं कि तुम खुद सोचो कि इसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, और फिर वो उन्हें स्पेस देता था उस सोच को अप्लाई करने की। मैनेजिंग अदर्स में सबसे बड़ी गलती होती है माइक्रो मैनेजिंग। जब आप हर छोटी बात पर टोकते हो तो लोग इनिशिएटिव लेना छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप ट्रस्ट देते हो, थोड़ी छूट देते हो और सपोर्ट में खड़े रहते हो तो टीम खुद ब खुद ग्रो करती है। एक और जरूरी चीज होती है अप्रिशिएशन। हर इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत को नोटिस किया जाए। राकेश ने सीखा कि सिर्फ टारगेट्स के पीछे भागना लीडरशिप नहीं है। जब वो किसी टीम मेंबर को छोटी सी भी कोशिश के लिए पब्लिकली अप्रिशिएट करता तो उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस और एनर्जी दोनों बढ़ जाते। मैनेजिंग अदर्स का मतलब होता है लोगों को समझना, उन्हें स्पेस देना, डायरेक्शन देना और फिर उन पर ट्रस्ट करना। यह लीडरशिप कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बनती है। अब राकेश की टीम वो काम भी कर रही है जो पहले इम्पॉसिबल लगता था, क्योंकि अब हर मेंबर जानता है कि उसकी आवाज की वैल्यू है, उसके फैसले मायने रखते हैं और उसकी ग्रोथ किसी एक मैनेजर के नीचे नहीं बल्कि एक लीडर के साथ हो रही है। क्योंकि जब लोग सिर्फ काम करने के लिए नहीं बल्कि पर्पस के साथ काम करते हैं, तब सिर्फ रिजल्ट नहीं आता, एक्सेलेंस आती है, और वही स्मार्ट काम कहलाता है। तान्या एक जर्नलिस्ट है जो एक फाइनेंशियल मैगजीन में काम करती है। रोज उसे ढेरों रिपोर्ट्स, नंबर्स और चार्ट्स देखने पड़ते हैं, लेकिन एक दिक्कत है, जितना ज्यादा डेटा सामने आता है उतना ज्यादा वो उलझ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि किस नंबर को सीरियसली लेना है, किसे इग्नोर करना है और किससे असली कहानी निकलती है। एक दिन उसके एडिटर ने कहा, तान्या, तुम्हें सिर्फ डेटा पढ़ना नहीं है, उसमें से मीनिंग निकालना है, क्योंकि रीडर्स को नंबर नहीं, कहानी चाहिए। बस वहीं से तान्या ने डेटा को देखने का नजरिया बदलना शुरू किया। असल में आज हम सभी डेटा की दुनिया में जी रहे हैं। हर जगह नंबर्स हैं, चार्ट्स, डैशबोर्ड्स, ग्राफ्स, स्कोर्स, रैंकिंग्स, एनालिटिक्स, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ उन्हीं को देखते हैं, समझते नहीं हैं। जबकि डेटा खुद में कुछ नहीं कहता जब तक कोई इंसान उसे सही कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट न करे। तान्या ने समझा कि डेटा अब्सॉर्ब करने का सबसे पहला स्टेप है पैटर्न पकड़ना। वो हर ग्राफ को देखती और खुद से एक सिंपल सवाल पूछती, ये मुझे क्या बता रहा है? क्या ये सिर्फ एक इंक्रीज है या इसके पीछे कोई ट्रेंड छिपा है? क्या ये जंप नॉर्मल है या किसी बड़े बदलाव का सिग्नल दे रहा है? उसे एक और इंपॉर्टेंट बात समझ आई, कॉन्टेक्स्ट के बिना डेटा अधूरा होता है। जैसे अगर कोई कहे पिछले महीने सेल्स 20% बढ़ी तो वो इंप्रेसिव लग सकता है, लेकिन अगर पिछले 3 महीने लगातार बढ़ी तो वो इंप्रेसिव लग सकता है। 40% की गिरावट आई हो तो अब की 20% की बढ़त सिर्फ एक टेम्पोरेरी रिकवरी है, न कि रियल ग्रोथ। इसलिए हर नंबर को उसके बैकग्राउंड के साथ देखना जरूरी होता है। तान्या ने धीरे धीरे एक स्किल डेवलप की, डेटा को स्टोरी में बदलने की। वो हर रिपोर्ट को एक पजल की तरह देखती। जैसे जैसे पीसेस मिलते वैसे वैसे बिगर पिक्चर बनने लगता। डेटा अब्सॉर्ब करना सिर्फ एक्सेल शीट्स और रिपोर्ट्स पढ़ने का नाम नहीं है, ये एक सोचने की प्रोसेस है, जहां आप आंकड़ों को लॉजिक से कनेक्ट करते हो, इमोशंस से दूर रखकर साफ साफ सोचते हो। क्योंकि कई बार नंबर्स आपके बिलीफ के खिलाफ होते हैं, लेकिन सच्चाई वही होती है। एक और खास बात,
जब भी कोई डेटा दिखे तो खुद से ये सवाल जरूर पूछो, ये किसने बनाया है, क्यों बनाया है और इसमें क्या मिसिंग है। क्योंकि हर डेटा का कोई ना कोई पर्पस होता है। कभी कभी वो आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करने के लिए पेश किया जाता है, इसलिए डेटा के पीछे की मंशा को समझना भी उतना ही जरूरी है। तान्या अब जब कोई बड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ती है तो वो सिर्फ हाइलाइटर्स और कीवर्ड्स पर नहीं रुकती। वो रिपोर्ट के पीछे की थिंकिंग को पकड़ती है, ट्रेंड्स को कंपेयर करती है और फाइनली एक क्लियर स्टोरी बनाकर अपने रीडर्स के सामने रखती है। असल प्रोडक्टिविटी आज उसी की है जो डेटा के शोर में से काम की आवाज सुन सकता है, क्योंकि जो सिर्फ फिगर्स देखता है वो कंफ्यूजन में रहेगा, लेकिन जो फिगर्स से फर्क समझ लेता है वही स्मार्ट डिसीजन लेता है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई रिपोर्ट या नंबर आए तो उस पर नजर डालकर आगे मत बढ़ जाइए। रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, ये नंबर मुझे क्या सिखा रहा है। तभी आप डेटा को एब्जॉर्ब नहीं, एक्चुअल में समझ पाएंगे, और जो समझता है वही आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थी एक दिलचस्प जर्नी जहां हमने सीखा कि स्मार्ट और प्रोडक्टिव बनने का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि सही डायरेक्शन में सोच समझकर आगे बढ़ना है। चाहे बात हो मोटिवेशन जगाने की, बेहतर फैसले लेने की, दूसरों से स्मार्ट काम करवाने की या फिर डेटा को समझने की, हर स्टेप में एक चीज कॉमन थी, सोचने का तरीका। अगर आपको यह ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट्स में बताना कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे पहले अपनाने वाले हो। और हां, ऐसे ही और भी इंस्पायरिंग ऑडियो बुक्स सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए खुद से कनेक्टेड रहो, स्मार्ट सोचो और बेहतर डिसीजंस लेते रहो। धन्यवाद।